नमस्कार, मैं सारा सिंह सारा आईएएस यूट्यूब चैनल से आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस चैनल से लगातार हिस्ट्री और ज्योग्राफी की सीरीज जारी है और हिस्ट्री में अभी वैदिक सिविलाइजेशन को बताया जा रहा है। वैदिक सिविलाइजेशन के तहत पिछली क्लास में मैं वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन पद्धति के बारे में आप लोगों को बताई थी और आज की क्लास में वैदिक कालीन समाज के बारे में आप जानोगे। और वैदिक कालीन समाज को भी हम दो पार्ट्स में बांटकर पढ़ेंगे, एक ऋग वैदिक कालीन समाज और एक उत्तर वैदिक कालीन समाज, और फिर दोनों में हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो चलिए हम जानते हैं क्या था वैदिक कालीन समाज। वैदिक कालीन समाज को आप टू पार्ट्स में बांटोगे और सबसे पहले आपको पता है वैदिक कालीन टाइम पीरियड 1500 से 600 बीसी, यानी कि इस चीज़ को आप याद कर जाना। और वैदिक काल को हम टू पार्ट्स में बांट देते हैं, एक होता है पूर्व वैदिक काल और उसी को हम ऋग वैदिक काल भी बोलते हैं। तो इसी तरह वैदिक कालीन समाज को भी दो भाग में बांट कर पढ़ेंगे, तो एक हो जाएगा पूर्व वैदिक कालीन समाज और या इसी को हम ऋग वैदिक कालीन समाज भी बोलेंगे। इसका टाइम पीरियड है 1500 से 1000 बीसी, अर्थात 1500 से 1000 बीसी के बीच में जो भारतीय समाज है उसको हम ऋग वैदिक कालीन समाज के रूप में जानते हैं। उत्तर वैदिक कालीन समाज क्या है, तो ये है 1000 से 600 बीसी के बीच के समाज। अब देखो समाज के क्या क्या अंग होता है, यानी समाज किन किन अंगों से मिलकर बनता है, तो इन्हीं सारी आयामों को, इन्हीं सारे डायमेंशन को आपको चर्चा करना होगा और इसके बारे में जानना होगा। तो आप कोई भी समाज लिखे, चाहे आधुनिक समाज लिखे या प्राचीन समाज लिखे या मध्यकालीन समाज लिखे, तो इन सारे आयामों को या पॉइंट को आपको चर्चा करना पड़ेगा। जैसे परिवार, वर्ण व्यवस्था, स्त्री की स्थिति, मनोरंजन, खान पान और आभूषण और वस्त्र, तो ये समाज के क्या है, अभिन्न अंग है और इन्हीं से मिलकर समाज का निर्माण होता है। तो कम से कम इतना चीज़ों को चर्चा करना जरूरी होता है। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं में से एक एक चीज़ को पढ़ते चलेंगे। जैसे परिवार पढ़ेंगे, वर्ण व्यवस्था पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, ऋग वैदिक कालीन समाज पढ़ेंगे। और ऐसा इसलिए करेंगे ताकि एक आधार निर्मित हो जाए। जैसे ही आधार निर्मित होगा तो फिर हम उत्तर वैदिक कालीन समाज पढ़ेंगे और दोनों में ऑटोमेटिक क्या कर लोगे, आप तुलना कर लोगे। और दूसरी बात यह है कि आपका सेपरेट नॉलेज भी हो जाएगा, ताकि अगर पूछा जाए मेंस, खासकर ये मेंस ओरिएंटेड टॉपिक है और प्रायः पूछा जाता है पीसीएस में कि वैदिक कालीन समाज के बारे में प्रकाश डाले। तो जब वैदिक कालीन समाज पूछेगा तो आप दोनों लिख दोगे, पूर्व वैदिक कालीन समाज भी आपको लिखना होगा और उत्तर वैदिक कालीन समाज भी लिखना होगा, यानी कि तुलनात्मक रूप से लिखना होगा। तो इसलिए जरूरी है कि आप सेपरेट पहले पढ़ ले कि ऋग वैदिक कालीन समाज क्या है, फिर आप उत्तर वैदिक कालीन समाज और फिर हम तुलना करेंगे। तो आपका हर स्तर से क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। अब क्वेश्चन जैसे भी आपसे पूछा जाए, अगर पूछ दिया जाए सेपरेट कि ऋग वैदिक कालीन समाज पर प्रकाश डाले, तो आपको सिर्फ ऋग वैदिक कालीन समाज लिखना होगा। और उत्तर वैदिक कालीन समाज पर प्रकाश डाले तो आपको उत्तर वैदिक कालीन समाज लिखना होगा। या ओवरऑल पूछे कि वैदिक कालीन समाज पर प्रकाश डाले तो वैदिक कालीन समाज के अंतर्गत दोनों समाज, अर्थात पूर्व वैदिक कालीन समाज और उत्तर वैदिक कालीन समाज पर आपको प्रकाश डालना होगा अथवा लिखना होगा। तो चलिए एक एक करके हम जानते हैं। अभी आप क्या पढ़ोगे, तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं ऋग वैदिक कालीन सामाजिक जीवन पद्धति, और इसके तहत सबसे फर्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे, परिवार। तो देखो ऋग वैदिक कालीन जो समाज था वो संयुक्त परिवार पर आधारित था, यानी कि परिवार जो हुआ करता था वो संयुक्त हुआ करता था। और खास बात यह है कि 4-4 पीढ़ियों के लोग साथ साथ रहते थे, 4-4 पीढ़ियों के लोग साथ साथ रहते थे, यानी कि मातृपक्ष और पितृपक्ष के लोग साथ रहते थे। मातृपक्ष के अंतर्गत मदर के फैमिली, जैसे कि मदर की मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, यानी कि जो माँ है उनके माता पिता, भाई बहन, मौसी, ठीक है।
वो भी एक साथ रहते थे, और पितृपक्ष यानी कि फादर के फैमिली जैसे दादा दादी, चाचा चाची, बुआ, सभी लोग साथ रहते थे। और एक स्वयं एक मदर वाली और एक फादर, तो सब मिला के 4-4 पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते थे। और ऐसा आप उत्तर वैदिक काल में नहीं देखोगे। उस समय पितृपक्ष के लोग साथ रहेंगे, मातृपक्ष नहीं। तो यहाँ पर आपको एक अंतर भी देखने को मिलेगा। अंतर मैं बाद में कराऊंगी, बस मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाई। तो ये याद रखिएगा कि संयुक्त परिवार का प्रचलन था ऋग्वैदिक कालीन समाज में, और 4-4 पीढ़ियों के लोग रहते थे। और जितने भी बंधु बांधे थे, नृपत्री कहा बोला जाता था उनको, जैसे ममेरा भाई, चचेरा भाई, फुफेरा भाई, उनको नृपत्री बोला जाता था। इस बात को भी आप याद रखना। अब देखो, पितृशतात्मक समाज। पितृशतात्मक समाज का मतलब हुआ कि पिता ही पूरा घर का निर्णय लेता था, यानी कि पिता द्वारा लिए गए निर्णय की वरीयता थी। वैसे समाज को क्या बोलते हैं? जिस समाज में पिता द्वारा निर्णय ली जाती हो, अथवा जिसमें पिता ही सर्वे सर्वा समझा जाए, वैसे समाज में, तो उस तरह के समाज को पितृशतात्मक समाज कहते हैं। जबकि सिंधु घाटी समाज आप पढ़े थे तो समाज कैसा था? मातृशतात्मक। क्यों? क्योंकि समाज में चूंकि सिंधु लिपि तो पढ़ी नहीं गई है, तो जो भी खुदाई से अवशेष मिले हैं तो उससे पता चला है कि सिंधु घाटी का जो समाज था मातृशतात्मक समाज था। तो यहाँ पर आप उससे भी तुलना कर दोगे, तो जब भी आपको वुमेन्स लिखने का मौका मिलेगा तो आप आगे पीछे तुलना करते भी चलना। इससे क्या होता है कि इससे ये पता चलता है कि आपकी जो नॉलेज है डीप है और आपका कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर है। तो जो एग्जामिनर होता है उस पर आपका जो कॉपी चेक करेगा तो गुड इम्प्रेशन बनता है आपके कॉपी पर। ओके, तो इन बातों को आप याद रखना। तो ऋग्वैदिक कालीन कैसे समाज था? तो पितृशतात्मक समाज था, और पिता ही घर का निर्णय लेता था। और पिता द्वारा जो निर्णय लिया जाता था वो प्राय शांति रूप से लिया जाता था। उसमें अन्य परिवारों के साथ राय सलाह करके ली जाती थी, लेकिन कभी कभी पिता द्वारा उग्र निर्णय भी लिया जाता था, और पुत्रों को अक्षरशः पालन करना होता था। यानी कि पिता द्वारा जो कुछ भी निर्णय ले लिया जाता था उसको पुत्र उसकी अवहेलना नहीं करते थे। अब उदाहरण के तौर पर अर्जिगत नामक एक व्यक्ति थे, और उन्होंने सुनहसेप या सुनासेप भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा, तो अपने पुत्र को, इनके पुत्र थे अर्जिगत्र के, ये पुत्र थे, को 100 गाय के बदले में, 100 गाय के बदले में बेच दिया था। ठीक है, और ये सुनासेप द्वारा विरोध नहीं किया गया। ठीक है, और एक रिजास ऋषि थे। ठीक है, ऋषि रिजास जो थे ये जुआड़ी थे। क्या थे? जुआड़ी। और इसने अपने पुत्रों को जुआ में हार गया था। क्या किया था? जुआ में हार गया था। अब समझ सकते हो कि पिता द्वारा किस तरह का निर्णय लिया जा रहा था, और पुत्रों द्वारा विरोध करने की पावर नहीं थी। तभी तो पुत्र को जुआ में हारा जा रहा है, फिर भी पुत्र विरोध नहीं कर रहा है। फिर विश्वामित्र, तो कम से कम 3 का उदाहरण आप जरूर देना, और कैसे पितृशतात्मक परिवार था। और विश्वामित्र ये क्रोधी ऋषि थे। क्या थे? क्रोधी ऋषि थे। और इन्होंने, आपको पता होगा ना, जब दशराग्य युद्ध बताई थी तो इनमें इनका नाम आया था। तो ये क्या थे? क्रोधी ऋषि थे, और इन्होंने 50 पुत्रों को घर छोड़कर जाने को बोले थे। पुत्रों पर ये क्रोधित हुए थे, और उसके बाद अपने 50 पुत्रों को बोले कि घर छोड़कर अभी चले जाओ, और पुत्रों को घर छोड़कर जाना पड़ा था। यानी कि पिता द्वारा जो भी निर्णय लिया गया उसको क्या करना होता था? अक्षरशः पालन करना होता था। और यह बात यहाँ पर साबित करता है कि पिता ही सर्वे सर्वा थे, यानी कि परिवार के जो सदस्य थे उनमें सबसे पावरफुल सदस्य पिता थे। समझ में आया? अब देखो, ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन को फिर आगे बढ़ाएंगे और तीसरे अंक को उठाएंगे, और ये क्या है? ये वर्ण व्यवस्था है। क्या है? वर्ण व्यवस्था। तो प्रारंभ में जो ऋग्वैदिक कालीन समाज था उसमें वर्ण का अर्थ रंग था। क्या था?
रंग था कि समाज में कौन गोरे वर्ण के है और कौन श्याम वर्ण के यानी कि सांवले वर्ण के है। तो गोरे वर्ण के व्यक्ति को आर्य कहा जाता था, प्राय आर्य गोरे ही हुआ करते थे, और श्याम वर्ण के व्यक्ति जो थे उनको गैर आर्य के रूप में जाना जाता था। और इस तरह से प्रारंभिक अवस्था में वर्ण शब्द का अभिप्राय क्या था? रंग। यही रंग आगे चलकर धीरे धीरे डेवलप करेगा, अर्थात वर्ण व्यवस्था का विकास होगा। और वर्ण शब्द का अर्थ आगे चल के क्या होगा? ये वर्ण शब्द का वर्ण क्या होगा? वर्ण। और वर्ण का मतलब क्या होता है? चयन। वर्ण का मतलब क्या होता है? चयन। और किस तरह का चयन? तो रोजगार का चयन, अपने व्यवसाय का चयन। ठीक है, अब देखो क्या होगा। उदाहरण के तौर पर महर्षि विश्वामित्र क्षत्रिय होते हुए भी कर्म से ब्राह्मण थे, अर्थात कहने का मतलब कि ऋग्वैदिक कालीन जो समाज था उसमें वर्ण व्यवस्था का जो विकास हो रहा था वो जन्म आधारित न होकर कर्म आधारित था। और आप उदाहरण देते जाओगे, एक एक उदाहरण से समझाते चलना। तो जैसे कि महर्षि विश्वामित्र क्या थे? क्षत्रिय थे, और क्षत्रिय के काम क्या था उस समय? युद्ध करना, अपने क्षेत्र की रक्षा करना। ठीक है, लेकिन ये क्या करते हुए? कर्म से ब्राह्मण थे, लेकिन ये युद्ध वगैरह नहीं करते थे। तो महर्षि विश्वामित्र क्षत्रिय होते हुए भी कर्म से क्या थे? ब्राह्मण थे, यानी कि ब्राह्मण का ये काम करते थे, पुरोहित का काम करते थे। समझ में आया? अब देखो, ऋषि जो भृगु थे, ऋषि भृगु थे, ये जन्म से ब्राह्मण थे। क्या थे? ब्राह्मण थे। और ब्राह्मण होते हुए इनको क्या करना चाहिए था? पुरोहित का काम करना चाहिए था, परंतु कर्म से क्षत्रिय थे कि राजन्य का काम करते थे, राजा की तरह क्या करते थे? इनका कर्म था। तीसरा उदाहरण देखो, ऋग्वेद में एक स्थान पर एक ऋषि लिखता है। क्या लिखता है? कि मैं कवि हूँ, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य है तथा मेरी माता अन्न पीसने वाली है, अर्थात मेरी माता चक्की पीसती है। तो देखो, एक ही परिवार के भिन्न भिन्न सदस्य द्वारा भिन्न भिन्न तरह के कार्य किया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था था, न कि जन्म आधारित। और कब? तो ऋग्वैदिक काल में। तो कभी भी आपसे पीसीएस में या यूपी पीसीएस में पूछा जाए कि ऋग्वैदिक कालीन समाज में जो वर्ण व्यवस्था था तो क्या था, आप बताओगे कर्म आधारित। और कम से कम यह उदाहरण तो जरूर याद रख लेना, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य है तथा मेरी माता अन्न पीसने वाली है। कहाँ कहा गया है? तो ऋग्वेद में एक स्थान पर किसके द्वारा कहा गया है? तो एक ऋषि के द्वारा कहा गया है, अथवा एक व्यक्ति के द्वारा कहा गया है। समझ गए? अब चलो, ऋग्वेद के 10वें मंडल, ऋग्वेद के 10वें मंडल का नाम जरूर सुने होंगे। और ऋग्वेद के 10वें मंडल, जब मैं मंडल बताई थी आप लोगों को, तो उसमें एक पुरुष के विभिन्न अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति बताई गई थी। जब एक महापुरुष को बलि दी जा रही थी तो उसके 4 अंगों से क्या हुआ था? 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई थी। कहने का मतलब है कि इसी ऋग्वेद के अंत में, यानी कि ऋग्वैदिक कालीन समाज के अंत में 10वें मंडल क्या है? नवीनतम है। तो 4 वर्ण क्या होता है? देखो, 4 वर्ण व्यवस्था है किस तरह से स्थापित हो जाता है। जब एक महापुरुष को जब बलि दी जाती है अग्नि में, तो उसके भिन्न भिन्न अंगों से क्या होता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि की उत्पत्ति होती है। तो मुख से क्या? मुख को सिर भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा, तो मुख अथवा सिर से ब्राह्मण की उत्पत्ति। और ब्राह्मण की चर्चा ऋग्वेद में कितनी बार हुई है? तो 14 बार। ठीक है, बाहु से यानी कि भुजा से किसकी? क्षत्रिय की उत्पत्ति, और इसकी चर्चा 9 बार हुई है। और जंघा से वैश्य की उत्पत्ति, और इसकी चर्चा एक भी बार नहीं मिली है कहीं, मतलब चर्चा नहीं की गई कितने, हाउ मेनी टाइम से। तलवा से शूद्र की उत्पत्ति। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, और उसी पुरुष सूक्त में एक पुरुष को जब अग्नि में बलि दी गई थी तो उसके विभिन्न अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई थी। और यही 4 वर्ण जो है उत्तर वैदिक काल में क्या हो जाएंगे? जन्म आधारित अपनी भूमिका निभाएंगे, यानी जन्म के आधार पे उनका कर्म निर्धारित हो जाएगा। अब देखो, ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म प्रधान है, ये जरूर याद रखिएगा। जो जैसा कर्म करेगा उसी से उसका वर्ण का निर्धारण होगा, यानी अच्छा
काम जो करेगा थोड़ा एलिट क्लास के जो वर्क करेगा वो उच्च कुल का कहलाएगा, जो लोअर क्लास के वर्क करेगा वो शूद्र श्रेणी, या उससे थोड़ा ऊपर करेगा तो वैश्य श्रेणी, या जो युद्ध में जाएगा पार्टिसिपेट करेगा उसको क्या क्षत्रिय श्रेणी में रखा जाएगा। अर्थात कहने का मतलब जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था न होकर कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था स्थापित था। और कब? तो ऋग वैदिक काल में। तो कभी भी आपसे पीसीएस में पूछा जाए या यूपीएससी में पूछा जाए या आपको कंफ्यूज करने के लिए स्टेटमेंट दिया जाए कि ऋग वैदिक कालीन समाज के अंत में जो वर्ण व्यवस्था था वो कर्म आधारित न होकर जन्म आधारित हो गया था, तो आप भूल के भी गलत मत करना। पूरे ऋग वैदिक कालीन समाज में जो वर्ण व्यवस्था है वो कर्म आधारित ही है, न कि जन्म आधारित है। ऐसा मत करना कि पुरुष सूक्त के जो ये पुरुष को जब अग्नि में बलि दी जा रही है और विभिन्न अंगों से उत्पत्ति होगी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को, तो इसको मतलब माइंड में लाते हुए आप मान लो कि हाँ अंत में क्या हो गया था, जो वर्ण व्यवस्था था वो जन्म आधारित हो गया था। नहीं, अभी भी कर्म आधारित ही रहेगा। अब देखो स्त्रियों की दशा, किसी भी समाज में स्त्रियों की दशा का भी अध्ययन किया जाता है और इससे ये पता चलता है कि समाज में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। तो ऋग्वैदिक कालीन समाज में स्त्रियों की जो अवस्था थी वो सर्वश्रेष्ठ अवस्था में थी। ठीक है, बहुत ही अच्छी सम्मानजनक स्थिति में स्त्रियों की दशा थी। कैसे? तब हम उदाहरण देते चलेंगे। जैसे सभा समिति में भाग ले सकती थी, जिस तरह से पुरुष सभा में भाग लेते थे तो औरत भी मतलब स्त्रियां भी क्या करती थी, सभा और समिति में भाग ले सकती थी। और इनको सभावती कहा जाता था। जो स्त्री सभा और समिति में भाग सभावती कहते थे इनको। पुरुष जो भाग ले उनको सभे कहा जाता था। युद्ध में भी भाग लेती थी, यानी कि अपने पति के साथ क्या करती थी, ये युद्ध में जाती थी। राजा के रानी का आप नाम सुने होंगे, मतलब राजा प्रायः अपने रानी के साथ क्या करते थे, युद्ध में जाते थे। दूसरी बात है स्त्री दशा। अब ये है स्त्री दशा, ठीक है। बाल विवाह का प्रचलन नहीं था, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि समाज कितना उस समय में मतलब उच्च आदर्शों को टच कर रहा था। जबकि आज भी क्या है, भारतवर्ष में बहुत जगहों पर, मध्य प्रदेश में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में प्राय आज भी बाल विवाह का प्रचलन है। लड़कियों का जो उम्र अभी 18 नहीं होता है, उसके पहले जैसे लड़की 16 या उससे नीचे होती है, 14-15 में शादी कर दी जाती है। जबकि उस समय जब भी लड़कियों की शादी होती थी 16 या 17 वर्ष के बाद ही होती थी। उस समय मायने रखता है 16 और 17 वर्ष। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी। जो विधवा विवाह प्रचलन में था, आज भी विधवा विवाह, अभी हमारे समाज में कुछ ऐसे समाज है जहाँ पर विधवा विवाह प्रचलन में नहीं है, लेकिन उस समय विधवा विवाह प्रचलन में था। मतलब पूरे समाज के द्वारा इसको अलाउड किया गया था, वरीयता दी गई थी कि विधवा विवाह किया जा सकता है। अंतरजातीय विवाह प्रचलन में था। आज भी देखते हो अंतरजातीय विवाह को लेकर किस तरह से खाप पंचायत अपना रोल अदा करता है, मतलब निकृष्ट समझा जाता है हरियाणा वगैरह में। तो उस समय जबकि देखो समाज कितना अच्छा था कि आप जो लड़की थी या लड़का था स्वयं की इच्छा से अपनी शादी किसी भी वर्ण से कर सकता था। ठीक है, तो अंतरजातीय विवाह प्रचलन में था। ये सारा क्या है, ये नारी की स्थिति को बता रहा है कि नारी की स्थिति जो थी, महिला की जो स्थिति थी बहुत ही अव्वल अवस्था में थी। स्वेच्छा से विवाह कर सकती थी, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, पर्दा प्रथा का भी प्रचलन नहीं था। यानी कि जितनी भी समाज की कुरीतियां हैं, ठीक है, उस समय नहीं थी। जितने भी समाज में कुरीतियां हैं उस समय नहीं थी। और बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन उच्च कुल के संपन्न लोगों में आंशिक स्तर पर प्रचलन में थी। यानी कि बहुपत्नी का मतलब एक से अधिक पत्नी को रखना। तो जो उच्च कुल के संपन्न लोग होते थे, संभ्रांत या धनवान लोग जो होते थे, तो एक आध दो उदाहरण देखने को मिल जाएगा, लेकिन प्रायः इसको आप मानकर चलना कि नहीं थी। ठीक है, यानी कि बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन नहीं था, बहुत ही कम, इसको ना के बराबर हम मानेंगे। आंशिक स्तर पर प्रचलन में थी। दूसरी बात है नियोग प्रथा प्रचलन में था। ये बहुत बार पूछा जाता है। नियोग प्रथा मतलब कि वैसी स्त्री जिसके पुरुष नपुंसक हो अथवा किसी कारणवश उससे संतान की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, तो महिला क्या करती थी कि अपने देवर से अथवा पार्टनर से
जो भी उनके पार्टनर है, वर्क पार्टनर है, उसके माध्यम से संतान की उत्पत्ति करती थी। और उन संतानों में अगर पुत्र होता था तो उस पुत्र को क्षेत्रज कहा जाता था। यानी कि इस तरह के मतलब उस समय जो पुत्र या अथवा संतान उत्पत्ति करने का मतलब अलाउड था, समाज द्वारा ही इसको निकृष्ट नहीं समझा जाता था और ऐसी पद्धति प्रचलन में थी। तो आप समझ सकते हैं कि समाज कितना स्त्रियों के प्रति मतलब एक तरह से स्त्रियों को स्वतंत्रता दे रखा था, जबकि नियोग प्रथा जैसा प्रचलन आज समाज में आज आधुनिक समाज में क्या है, ऐसा अलाउड नहीं है। तलाक का प्रचलन नहीं था। तो कभी भी पूछा जाएगा आपसे कि तलाक का प्रचलन था ऋग्वैदिक कालीन समाज में, तो नहीं था। एक चीज़ मैं बता दूं कि सीधे सीधे अगर आप अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करना चाहते हो तो जितनी बुराइयां आएगी नहीं थी, जैसे पर्दा प्रथा नहीं, सती प्रथा नहीं, ठीक है, और जितने मतलब अच्छा चीज़ दिखेगा वो सब कुछ थी। तो बस यही आपको कंसेप्ट पकड़ना है। अगर फैक्ट आपको याद नहीं होगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत हाईली क्या है, फैक्चुअल है, तो इसको तो भाई सब कुछ याद नहीं हो सकता है, लेकिन एक चीज़ तो ज़रूर याद हो सकता है ना कि स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी का मतलब ये जितनी भी बुराइयाँ है वो नहीं दिखेगा, तो इस तरह से आप पकड़ लेना। लड़कियाँ जीवन भर अविवाहित भी रह सकती थी, बिल्कुल रह सकती थी, और ऐसी स्त्री को आमाजू बोला जाता था। क्या आमाजू बोला जाता था। इतनी स्वतंत्रता थी लड़कियों को कि वो चाहे तो जिंदगी भर अविवाहित रह सके, जबकि आज के समाज में जो लड़कियां अविवाहित रहती है प्राय समाज में उनको है दृष्टि से देखा जाता है, और एक तरह से मतलब वो समाज के में उनको लोग ठीक नहीं समझते। लेकिन जबकि उस तरह खुद समाज ही अलाउड किया था कि अगर लड़की चाहे तो जिंदगी भर अविवाहित रह सके, और जो लड़कियां अविवाहित रहती थी उनको अपने पिता के धन में क्या अधिकार भी था। अब देखो, विदुषी महिलाओं को ब्रह्मवादिनी कहा जाता था, यानी कि महिलाओं को भी पूरा मतलब वेदों के अध्ययन, वेद सुनने का, श्रवण करने का, जानने का हक दिया गया था, और इस तरह के महिलाओं को क्या बोला जाता था, ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। कुछ ब्रह्मवादिनी महिलाओं को नाम आप जरूर याद रखना, जैसे कि अपाला थी, घोषा, लोपा, मुद्रा, ये सभी क्या थी, ये विदुषी महिलाएं थी। सिक्ता भी थी, बहुत सारी थी, लेकिन अपाला, घोषा, लोपा, मुद्रा को आप जरूर याद रखना। और कब की है, तो ऋग्वैदिक कालीन समाज की महिलाएं हैं, और कैसी विदुषी महिलाएं हैं, वाद विवाद करती थी पुरुषों के साथ सभा में बैठकर। और कौन कौन, अपाला, घोषा, लोपा, मुद्रा, सिक्ता जैसी महिलाएं। और विवाह के अवसर पर वधु एक विशेष प्रकार के वस्त्र धारण करती थी, जिसे वाधियु कहा जाता था। तो कभी कभी क्या करता है कि यूपीएससी पूछ देता है कि इसमें वाधियु का अभिप्राय क्या होगा, और 4 ऑप्शन दे देगा। जैसे मान लेते एक वस्त्र दे देगा, एक कुछ भी युद्ध भूमि दे देगा, तो इसी तरह ऑप्शन बना देगा। तो कभी कभी ऐसा वर्ड 1-2 जरूर देता है। तो इन सारी चीज़ों को भी आप याद रखना कि विवाह के अवसर पर वधु एक विशेष प्रकार के वस्त्र धारण करती थी, और इसी वस्त्र को क्या कहा जाता था, वाधियु कहा जाता था। ठीक है, तो अभी आप स्त्रियों की स्थिति देखिए, और सब मिलाकर क्या थी, स्त्रियों की स्थिति बहुत ही अच्छी थी। समझ में आया क्यों? सभा और समिति में भाग लेती थी, युद्ध में भाग लेती थी, विदुषी महिलाएं होती थी, बिल्कुल उनको शिक्षा पाने का अधिकार था पुरुषों के बराबर, और जिंदगी भर अविवाहित भी रह सकती थी, स्वयं से वर चयन कर सकती थी, नियोग प्रथा का प्रचलन था। दूसरी बात यह है कि पिता की संपत्ति में जो महिलाएं शादी नहीं करती थी, जो अमाजू हुआ करती थी, उनको पिता के संपत्ति में पूरा अधिकार था, पुत्रों के बराबर अधिकार था। तो सब मिलाकर ये सारा चीज़ देखने से क्या है, ये चीज़ देखने से ये पता चलता है कि ऋग्वैदिक कालीन समाज में नारी की स्थिति बहुत ही अच्छी थी। अब प्राचीन भारत में कह सकते हैं आप सबसे अच्छी। अब खान पान देखो, खान पान के अंतर्गत जो ऋग्वैदिक कालीन समाज था उसमें दोनों तरह के खाना खाया जाता था, एक शाकाहारी फूड भी और मांसाहारी भी। ठीक है, और शाकाहारी भोजन में देखो, शाकाहारी भोजन में 2 चीज़ को जरूर आप याद कर लेना। ये क्षीर पकोदम होता था एक, और इसी को खीर भी बोलते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, ये जो खीर बनता था वो चावल से न बनकर जौ से बनता था। क्या? जौ को दूध में डालकर जलाया जाता था, और उसी से खीर
तैयार किया जाता था और इसी को क्षीर पकोदम। फिर चावल क्यों नहीं डाला जाता था? क्योंकि चावल के बारे में ऋग वैदिक कालीन आर्य परिचित नहीं थे। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ गए? चावल के बारे में ऋग वैदिक कालीन आर्य परिचित नहीं थे। और दूसरा देखो, एक करम होता था। करम नामक जो भोजन होता था, इसको कैसे तैयार किया जाता था? तो जौ की सत्तू को दही में मिलाकर, तो जौ की सत्तू को दही में मिलाकर एक खाना तैयार किया जाता था और इसको करम कहा जाता था। तो शाकाहारी भोजन में दो को आप जरूर याद रखना। अब देखो, सोमरस, यह क्या था? एक विशेष प्रकार मतलब का पेय पदार्थ था और विशेषता यज्ञ के अवसर पर इसका सेवन किया जाता था। कब किया जाता था? यज्ञ के अवसर पर इसका सेवन किया जाता था। सोम नामक पौधा से सोमरस तैयार किया जाता था। और सोम नामक पौधा कहाँ मिलता था? पिछले क्लास में बताया गया है, तो मुंजवत पर्वत से, मुंजवत पर्वत पे ही सोम नामक पौधा होता था और इसी से सोमरस नामक, एक तरह से कह सकते हैं कि मद्यपान बनाया जाता था, मदिरा बनाया जाता था, ठीक है। और ये सोमरस इंद्र को बहुत ही प्यारा था, इसलिए इंद्र को सोमापा भी बोला गया है। तो पूछा जाएगा कि किस ऋग वैदिक कालीन देवता को सोमापा के नाम से जाना जाता है? तो इंद्र को आप याद रखना। अब देखो, ये नशीले पदार्थ है। नशीले पदार्थ में दूसरे नंबर का जो पदार्थ था वो सूरा था। क्या था? सूरा। और सूरा क्या था? ये भी मदिरा ही था और साधारण अवसर पर इसका सेवन किया जाता था, मतलब सामान्य अवसर पर इसका सेवन किया जाता था और सोमरस का विशेष अवसर पर। इस बात को आप याद रखना। अब देखो, मांसाहारी भोजन में क्या क्या होता था? तो मांसाहारी भोजन में जैसे बैल खाते थे, भेड़, बकरी का मांस खाया जाता था। ऋग्वेद में गाय को अघन्या बोला गया है। ये पूछा जाता है कि ऋग्वैदिक कालीन समाज में कौन ऐसा जानवर है जिसको अघन्या के रूप में जाना जाता है? तो काऊ को, अर्थात गाय को। अघन्या का मतलब क्या होता है? अर्थात बद्ध न करने योग्य, यानी ऐसा मतलब पशु जिसको बद्ध न किया जा सके, तो इसीलिए इसको अघन्या कहा जाता था। इसलिए उसका मांस निषिद्ध था, यानी कि मना था, लेकिन बावजूद मांस भक्षण होता था गाय का। कब होता था? जब कोई अतिथि घर में आता था, ठीक है ना। जब अतिथि आता था तो उस समय गाय का मांस बनाया जाता था। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि ऋग्वैदिक कालीन लोग गाय का मांस नहीं खाते थे, तो गलत हो जाएगा। खाते थे, लेकिन बहुत ही विशेष अवसर पर, जब अतिथि घर में आता था तब। अदरवाइज गाय के मांस निषिद्ध था। इसलिए क्योंकि गाय को बद्ध करने योग्य नहीं बताया गया है और इसलिए गाय को अघन्या भी कहा गया है। समझ में आया? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। देखो, अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर घोड़े के मांस का भी सेवन होता था। अश्वमेध यज्ञ आप नाम जरूर सुने होंगे कि अवसर पर घोड़े के मांस का सेवन होता था। नमक और मछली का प्रयोग संभवतः ऋग्वेद में नहीं होता था। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि ऋग्वैदिक कालीन जो आर्य है वो नमक और मछली का प्रयोग नहीं करते थे और नहीं चावल का। याद रखना, 3 नमक, मछली, चावल का प्रयोग संभवतः ऋग्वेद में नहीं होता था, यानी कि ऋग्वैदिक कालीन समाज में नहीं होता था। अब देखो, समाज के एक अगला अंग पढ़े, रहन सहन, पोशाक, आभूषण, ठीक है। इसको देख लेते हैं। तो वस्त्र में क्या होता था? तो वस्त्र में 3 तरह का वस्त्र था। एक नीवी था, ठीक है। तो कमर से नीचे पहने जाने वाले वस्त्र को नीवी कहा जाता था, ठीक है। एक वासस था। क्या था? वासस। कमर से ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता था? वासस कहा जाता था। और एक अधिवासस था। इसको चादर या ओढ़नी, यानी कि चादर, ओढ़नी, दुपट्टा इसको बोलते थे। तो कौन कौन? नीवी अर्थात कमर से नीचे पहने जाने वाला, वासस कमर से ऊपर पहने जाने वाला, और एक अधिवासस यानी चादर या ओढ़नी। लोग वस्त्रों को सिलने तथा काटने की कला भी जानते थे। इस याद रखिएगा कि ऋग्वैदिक कालीन लोगों को सिलने यानी कि सिलाई और कढ़ाई की जानकारी थी, और सिंधु घाटी के लोगों को भी सिलाई और कढ़ाई की जानकारी थी। कई जगह पर इसका आपको साक्ष्य भी मिला है, उदाहरण के तौर पे चांदोहड़ो। तो जहां भी मौका मिले तुलना जरूर करना। आभूषण में देखो, आभूषण प्रिय थे आर्य और कई तरह के आभूषण पहनते थे। इनमें से कुछ का उदाहरण लिया गया है, जैसे कि कर्ण शोभन, यानी कि ये कान का ज्वेलरी हुआ करता था। उसी तरह एक निष्क हुआ करता था। तो निष्क का 2 अर्थ लगाया गया है ऋग्वैदिक काल में।
एक तो गले का आभूषण, निष्क को गले के आभूषण के रूप में भी जाना जाता है, और सोने का ढेर। तो जब भी ऑप्शन में पूछे तो दो में से कोई एक ही देगा कि निष्क का क्या अभिप्राय होता है। तो या तो देगा कि गले का आभूषण या अथवा गले का हार भी दे सकता है, क्योंकि गले के आभूषण मतलब गले का हार। दूसरी बात है सोने का ढेर भी आएगा, ठीक है। तो जो भी देगा एक ही देगा। तो उस समय आप अपना क्या करना कि देखना कि कौन सा ऑप्शन दिया है, जो ऑप्शन देगा उस पर टिक करना। एक होता था कुरीर, सिर पर धारण करने वाले आभूषण, जैसे मांगटी का वगैरह, ओके। तो कुरीर, तो ये कुछ उनके क्या थे, ज्वेलरी थे, आभूषण थे, जो ऋग्वैदिक कालीन समाज के लोग क्या करते थे, धारण करते थे। पुरुष और महिला दोनों ही क्या करते थे, आभूषण प्रिय थे। और इस बात को आप याद रखिएगा कि सिंधुकालीन जो समाज था उसमें भी जो ज्वेलरी पहना जाता था, आभूषण धारण किया जाता था, मतलब पुरुष और महिला दोनों के द्वारा, बोथ वेयर कॉन्शियस अबाउट ज्वेलरी, मैन एज वेल एज वोमेन इन सिंधु घाटी सभ्यता और इंडस वैली सिविलाइजेशन, ओके। तो इस बात को भी आप याद रखना, और यहाँ भी वही है, तो तुलना तो करते चलना है आपको। फिर मनोरंजन के साधन में देखो, मनोरंजन के साधन में आप देख लो, तो क्योंकि समाज जो है, कोई भी समाज है उसमें मनोरंजन के साधन भी हुआ करता है, तो ऋग्वैदिक कालीन भी इससे छूता नहीं है। तो क्या क्या था मनोरंजन के साधन में, रथ दौड़ था, उसके बाद घोड़दौड़, शिकार करना, शिकार भी किया जाता था, और संगीत, ढोल, बांसुरी का उल्लेख मिलता है। नृत्य का भी उल्लेख मिला हुआ है, क्योंकि पुरुष जो नृत्य करते थे उनको नृत्य बोला गया है, और जो स्त्री नर्तकी को क्या बोला गया है, नृतु, ठीक है, ऋग्वैदिक ग्रंथों में लिखा गया है। उसके बाद ध्रुत कीड़ा का भी प्रचलन था, और जुआ का खेल भी होता था। ऋग्वैदिक जो लोग थे वो जुआ भी खेलते थे। और वाजस्नेयी संहिता में सैलूस, वाजस्नेयी संहिता याद रखिएगा, वाजस्नेयी संहिता में सैलूस अभिनेता की चर्चा की गई है। सैलूस का मतलब अभिनेता, अभिनेता का मतलब जो रंगमंच पर आकर अभिनय को दिखाए, अभिनय करे, उसे अभिनेता कहते हैं। तो यानी कि नाटक का भी प्रचलन था, ठीक है। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि ऋग्वैदिक कालीन समाज में नाट्य विद्या का प्रचलन था, तो बिल्कुल था। कैसे पता चल रहा है, तो वाजस्नेयी संहिता से हमें इस बात की जानकारी मिलती है। समझ में आया। और ये सारी संहिता मैं बताई हूँ आपको कि वाजस्नेयी संहिता किसका है, तो इन सारी चीज़ों का रिपीट जरूर करना। अब देखो ऋग्वैदिक समाज और फिर हम क्या करेंगे, उत्तर वैदिक समाज की तुलना कर लेंगे, और सब वही परिवार, वर्ण व्यवस्था इत्यादि के स्तर पर करेंगे। तो हम दोनों जान जाएंगे सेपरेट सेपरेट, और तुलना के आधार पर भी लिख डालेंगे। तो अभी आप ऋग्वैदिक कालीन समाज पढ़ लिए, अब चलिए फिर से एक बार तुलना करते हुए पढ़ते हैं, और उत्तर वैदिक कालीन भी समाज हम पढ़ लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो परिवार के स्तर पर देखें, ऋग्वैदिक कालीन समाज अभी आपको बताइए कैसा परिवार था, संयुक्त परिवार, 4-4 पीढ़ियों को लोग रहते थे, याद आ जाएगा आपको। पितृसत्तात्मक था, यानी कि पिता की प्रधानता थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि उत्तर वैदिक कालीन समाज है, तो इसमें जो परिवार है यहाँ भी संयुक्त परिवार है। क्या है, संयुक्त परिवार है। तो ये निरंतरता हुआ, यानी कि दोनों जगह संयुक्त परिवार। लेकिन अंतर के बिंदु क्या क्या आ जाएंगे, तो यहाँ पर मातृपक्ष अलग हो जाएगा, यानी कि अब मामा मामी और नाना नानी साथ में नहीं रहेंगे, ठीक है। किसके साथ, पितृपक्ष के साथ, और पितृपक्ष अलग। अंतर आया। निरंतरता क्या दिखा आपको, निरंतरता तो ये देखा कि यहाँ भी संयुक्त परिवार है और यहाँ भी संयुक्त परिवार है, लेकिन अंतर के बिंदु क्या दिख गया कि मातृपक्ष और पितृपक्ष अलग। समझ में आया। इसी तरह करना है आपको। अब देखिए पितृसत्तात्मक परिवार है ये ऋग्वैदिक कालीन, ये भी पितृसत्तात्मक है, यहाँ भी निरंतरता दिखा है आपको। तो एक तरह से आप ऋग्वैदिक कालीन समाज पढ़ लिए, तो आपको आधार मिल गया है, और इसी आधार पे आप तुलना करते चलो आप। अब देखो वर्ण व्यवस्था क्या है, वर्ण व्यवस्था तो आपको बताई थी ना कि वर्ण व्यवस्था यहाँ पर क्या है, कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान है। अब भले ही पुरुष सूक्त से 4 वर्णों की उत्पत्ति क्यों न बताई गई हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, बावजूद ऋग्वैदिक कालीन क्या है, समाज जो है कर्म प्रधान है। और वही कवि एक ऋषि जो बोलता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य है और मेरी माता चक्की पीसती है, तो कहने का मतलब समाज कैसा था, कर्म आधारित था।
और विश्वामित्र ऋषि वाला याद देखिए कर लीजिएगा कि जन्म से क्षत्रिय थे लेकिन कर्म से क्या हो गए थे, ब्राह्मण। ऋषि भृगु के बारे में याद कीजिएगा कि ऋषि भृगु जो कर्म से जन्म से ब्राह्मण थे, कर्म से क्या थे, क्षत्रिय थे। तो इन सारी चीज़ों को आपको याद करते चलना है। अब देखो वर्ण व्यवस्था, यहाँ देखो क्या था, तो कर्म आधारित, और यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था है अब ये क्या होगा, तो ब्राह्मण यहाँ पर अब डेवलप कर जाएगा और यहाँ पर अब जन्म आधारित हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर एक तो अंत्येष्टि में अंतर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अंत्येष्टि में यानी कि जो अच्छे लोग थे, कुलीन लोग थे, उनको जब उनको दफनाया जाता था, दाह संस्कार किया जाता था, तो उनके टीले बड़े बड़े बनाए जाते थे, ठीक है। या संबोधन के स्तर पे भी अंतर आपको देखने को मिलेगा। ब्राह्मण को क्या बोला जाएगा, आइए, क्या बोला जाएगा, आइए। क्षत्रिय के क्या बोला जाएगा, आओ। और वैश्य को बोला जाएगा जल्दी आओ। और शूद्र को दौड़ कर आओ। समझ गए। तो संबोधन के स्तर पर भी अब वर्ण व्यवस्था का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। संस्कार के स्तर पर भी अंतर आप देख लीजिए, यहाँ में वर्ण व्यवस्था में और यहाँ के वर्ण व्यवस्था में। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीन को याद रखिएगा। इन्हीं तीनों का उपनयन संस्कार होता था और इसलिए इनको द्विज कहा गया है। एक तो माता के उदर से जब जन्म लेते थे इस कारण से, और एक उपनयन संस्कार के बाद इनकी दिन दशा पलट जाती थी, अर्थात एक और नया जन्म होता था, यानी कि ये 2 बार जन्म ले लेते थे। तो इसलिए इनको द्विज कहा गया है। और यह प्रायः पूछा जाता है कि इनमें से कौन कौन द्विज है अथवा कौन द्विज नहीं है, ठीक है। तो शूद्र को द्विज में नहीं रखा गया था, याद रखिएगा। और चूंकि उपनयन संस्कार क्या है मैं सब कुछ बताऊंगी जब 16 संस्कार बताऊंगी तब। अब देखो उपनयन संस्कार में भी अंतर था, ठीक है। अंतर के बिंदु दृष्टिगत होंगे आपको। देखो ब्राह्मण का जो उपनयन संस्कार होता था वो 8 वर्ष में कर दिया जाता था। कितने वर्ष में, 8 वर्ष में। क्षत्रिय का 11 वर्ष में और शूद्र का 12 वर्ष में उपनयन संस्कार किया जाता था, ठीक है। दूसरी बात, इनका जो था वो बसंत ऋतु में, ये शूद्र नहीं है वैसे होगा, सॉरी आई एम सॉरी, इसका नहीं होता तो यहाँ वैसे लिखना। ये शूद्र का उपनयन संस्कार नो, आई एम वेरी सॉरी, ओके। 8 वर्ष, ये 11 वर्ष और 12 ईयर्स में किया जाता था उपनयन संस्कार। अब देखो ऋतु में भी अंतर था। ब्राह्मण का उपनयन संस्कार कब किया जाता था, तब बसंत ऋतु में, ठीक है। और क्षत्रिय का कब किया जाता था, तो ग्रीष्म ऋतु में। और वैश्य का शरद ऋतु में। कब किया जाता था, शरद ऋतु में। अब देखो जो यज्ञोपवीत पहनते थे, यानी कि जो जनेऊ होता था उसके भी पहनावा में अंतर था। तो जो ब्राह्मण थे सूत का यज्ञोपवीत पहनते थे, यहाँ भी अंतर देख रहे हो कैसे कैसे वर्ण व्यवस्था का ये हो रहा है। ब्राह्मण को वरीयता दी जा रही है, फिर क्षत्रियों को किस तरह दी जा रही है, वैश्य को किस तरह से शूद्र को निकृष्ट समझा जा रहा है। यही तो है वर्ण व्यवस्था। ये सन का यज्ञोपवीत धारण करते थे और ये ऊन का धारण करते थे, और शूद्र का तो होता ही नहीं था तो इसलिए वो नहीं धारण करता था। समझ में आया, देख लिए कैसे कैसे अंतर है। और यहाँ देखो जो गोत्र शब्द है इसके बारे में भी थोड़ा जानो। तो ऋग्वेद में पहली बार गोत्र शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है। गोत्र का विकास कैसे होगा, ठीक। तो ऋग्वेद में जब भी पूछा जाए कि ऋग्वेद किस समय गोत्र शब्द का पहली बार विकास हुआ है, तो गोत्र शब्द का पहली बार जो प्रयोग किया गया है वो ऋग्वेद में किया गया। और गोत्र शब्द से क्या आशय होता है, गौशाला। और गौशाला का मतलब क्या होता है, गोधन रखने का स्थान, अर्थात जहाँ पर बहुत सारी गायें रखी जाती थी उसको क्या बोलते थे, गोत्र। कब बोलते थे, तो ऋग्वैदिक काल में। यानी कि एक जन अपना, जन मतलब जानते हो ना, कबीला, जैसे बताई थी ना, यदु, तुर्वस, द्रोहु, भरत, ये सभी जन थे, माने कबीला था, एक कबीला का नाम। जैसे आज मोहल्ले का नाम रखते हैं ना कि ये मोहल्ला वो मोहल्ला, जो भी है आसपास में उन मोहल्ले का नाम होता है, तो उसी तरह कबीले का नाम था। जैसे भरत कबीला, यदु कबीला, तुर्वस कबीला, तो अपने जो उसी को जन बोलते थे, ठीक। तो उसी जन, एक जन के लोग के गाय एक जगह रखी जाती थी, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं, गौशाला बोलते हैं। और गौशाला का मतलब, क्योंकि उस समय गाय की ही तो प्रधानता थी, तो गोधन यानी गो मतलब गाय, धन यानी गाय से संबंधित धन, तो गोधन भी कहा जाता था। यानी कि ऋग्वैदिक काल में गोत्र का अभिप्राय क्या था,
तो गौशाला से था, और गौशाला आप समझ गए। अब ये क्या हो जाएगा, गोत्र प्रथा का विकास हो जाएगा। कब, तो उत्तर वैदिक काल में यही गोत्र प्रथा हो जाएगा। गोत्र का मतलब अब ये हो जाएगा कि एक पुरुष है, उसे जो संतान की उत्पत्ति होगी, फिर उससे संतान की उत्पत्ति होगी, फिर उससे संतान की उत्पत्ति होगी, तो उस गोत्र से कहलाने लगेगा। उसी पुरुष, मतलब वो जो पुरुष जिस गोत्र से, उसी आधार पर उसका गोत्र हो जाएगा। जैसे कि आप 7 ऋषि का नाम सुने हैं ना, जीवी स्क्वायर, एवी स्क्वायर के, ग्रीष्मथ, भार्गव, ठीक है। उसके बाद विश्वामित्र, वशिष्ठ। ऋग्वेद में बताई थी आप लोगों को कि जो ये 7 मंडल है सबसे पुराना मंडल है और 7 ऋषियों के नाम पे रखा गया है, और उसका एक कोड भी बताई थी, जीवी स्क्वायर, एवी स्क्वायर के जो था। तो उसी तरह से विश्वामित्र, भारद्वाज, ये सारे क्या थे, आगे चलकर इन्हीं के नाम पर गोत्र का, जैसे पूछा जाता है किस गोत्र के, तो कोई बोलेगा भारद्वाज गोत्र के, आप किस गोत्र, वशिष्ठ गोत्र के। तो सभी ऋषियों के नाम पर आप किस गोत्र के, तो भार्गव गोत्र के। तो ये सभी क्या हुआ, धीरे धीरे गोत्र प्रथा का विकास हुआ, समझ गए। बाद में चलकर कब, तो उत्तर वैदिक काल में। ऋग वैदिक काल में गोत्र प्रथा नहीं थी, सिर्फ गोत्र शब्द था, और गोत्र शब्द का मतलब क्या था, गौशाला था। मैं समझती हूँ जरूर समझ में आ रहा होगा। अब देखो, ऋग वैदिक समाज में स्त्री की स्थिति पे तुलना करेंगे, तो स्त्री की स्थिति देख लेते हैं। अब सम्मानजनक, मैं सारा पॉइंट्स आपको कवर करा दी हूँ, उसी को देखना है। और यहाँ देखो, स्त्री की जो स्थिति है, तो इसको 3 गो आधार आप बना लेना, ठीक है। एक तो ऐतरेय ब्राह्मण ले लेना, क्या करना, ऐतरेय ब्राह्मण। तो स्त्री समस्त दुखों के कारण है। उत्तर वैदिक काल में एक ग्रंथ है ऐतरेय ब्राह्मण, और वो क्या कह रहा है कि स्त्री है समस्त दुखों के कारण है। दूसरे मैत्राणी संहिता क्या बोलेगा, में बोला गया है कि स्त्रियों की तुलना में, स्त्रियों की जो तुलना की गई है मदिरा से की गई है, विष से की गई है, और पाशा से की गई है। समझ सकते हैं कितना स्थिति में गिरावट आई अचानक। ऋग्वैदिक कालीन में स्त्रियों की स्थिति क्या थी, और अचानक उनकी तुलना किससे की जा रही है, निकृष्ट वस्तुओं से, मदिरा से, विष से, पाशा से, ठीक है। और बृहदारण्यक उपनिषद में क्या कहा गया है कि याज्ञवल्क्य का नाम सुने होंगे आप, एवं गार्गी की कथा, यानी कि ये भी पूछा जाता है कि किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद है, तो बृहदारण्यक उपनिषद में। और इसी बृहदारण्यक उपनिषद में जो इनके बीच में कथा है अथवा संवाद है, जिनमें याज्ञवल्क्य गार्गी को डांटकर चुप करा देते हैं, यानी कि एक वाद विवाद होता है, और इस वाद विवाद में गार्गी अपने पति को हराने लगती है। क्या करने लगती है, हराने लगती है। जब वो हारने लगते हैं याज्ञवल्क्य, तो अपनी पत्नी गार्गी को डांटकर चुप करा देते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं स्त्री पुरुषों की अपेक्षा ठंडी पड़ गई, और इनकी स्थिति में क्या आया, गिरावट आया, क्योंकि वो विरोध नहीं कर पाई अपने पति के, ठीक है। जबकि ऋग वैदिक काल में ऐसा नहीं था। तो इन्हीं तुलनाओं को आपको देखना है और उत्तर वैदिक कालीन समाज को समझते चलना है। तो 3 को याद रखना, ऐतरेय ब्राह्मण स्त्री समस्त दुखों के कारण है, मैत्राणी संहिता स्त्रियों की तुलना 3 चीजों से की गई है, किससे, तो मदिरा से की गई है, विष से की गई है, और पाशा से की गई है। और बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद है, तो ये भी पूछा जाता है कि किस में है, तो बृहदारण्यक उपनिषद में है। तो इसको भी याद रखना, ये फैक्चुअल भी है, कंसेप्चुअल भी है। फैक्चुअल इसलिए कि जब आपसे पूछा जाएगा तो एक का नाम बताना प्रीलिम में, और आपके लिए कंसेप्चुअल इसलिए है कि जब ऋग्वैदिक कालीन उत्तर वैदिक कालीन समाज लिखोगे तो कुछ पुस्तक की भी चर्चा करना आपके लिए जरूरी है, तभी अच्छा मार्क्स आएगा। अब देखो, बाल विवाह यहाँ क्या था, निषेध था। कहाँ निषेध था भाई, तो ऋग्वैदिक कालीन में। अब यहाँ पर बाल विवाह की मंजूरी मिल जाएगी, तो स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई ना, आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। यहाँ पिता के धन में हिस्सा था, और अर्थात अमूजा को, अमूजा क्या, जो लड़कियां जिंदगी भर शादी नहीं करती थी, तो पिता के धन में हिस्सा मिल जाता था। यहाँ पर पुत्री जन्म को ही क्या कर दिया जाएगा, हतोत्साहित कर दिया जाएगा, यानी कि पुत्री जन्म को ठीक नहीं समझा जाएगा। दूसरी बात देखो, यहाँ देखो, सभा और समिति, यज्ञ, युद्ध में भाग लेती थी महिलाएं अपने पति के साथ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, निषेध हो जाएगा लगभग। हालांकि सभा और समिति में यहाँ भाग लेगी उत्तर वैदिक काल में भी, लेकिन फिर भी, और यज्ञ में अब नहीं भाग ले सकती है, युद्ध में नहीं जा सकती है, निषेध हो जाएगा, ठीक है ना। फिर भी सूत्र काल की अपेक्षा नारी स्थिति अच्छी थी। इसके बाद वाले काल बताऊंगी, सूत्र काल
जो पढ़ोगे तो उसके अपेक्षा ठीक थी। क्यों ठीक थी? क्योंकि उत्तर वैदिक काल में भी गार्गी मैत्री जैसे विदुषी महिलाएं थी, यानी कि शिक्षा का अधिकार मिला हुआ था। लेकिन सूत्र काल आते आते बहुत ही स्थिति महिलाओं की क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। और उत्तर वैदिक कालीन समाज में आप देख लिए नारी की स्थिति ऋग्वैदिक कालीन समाज की अपेक्षा कैसा है, आपको खुद पता चल गया होगा। तो इसलिए आप रिपीट कीजिएगा इन सारी चीज़ों को और फिर से प्रैक्टिस भी कीजिएगा। अब देखो, विधवा विवाह का प्रचलन था। कहाँ था प्रचलन? ऋग्वैदिक समाज में। विधवा विवाह का प्रचलन यहाँ भी मिलेगा, अथर्ववेद में एक जगह चर्चा है विधवा विवाह का, तो ये निरंतरता है। उसके बाद अंतर वर्ण विवाह का प्रचलन था, यहाँ था, और अंतर वर्ण विवाह का प्रचलन यहाँ भी था। तो कुछ सारी चीज़ें प्रचलन में था। बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन नहीं, मतलब एक पुरुष एक से अधिक पत्नी नहीं रख सकते थे। कुछ कुल में मैं बताई हूँ कि आंशिक स्तर पे एकाध मतलब उदाहरण मिला है, तो उसको ना के बराबर ही मानेंगे, ठीक है। और यहाँ पर है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत पत्नी प्रथा का प्रचलन आ जाएगा। जैसे हरिश्चंद्र थे, उनकी 100 पत्नियां थी। कितनी? 100 पत्नियां थी। मनु थे, उनकी 10 पत्नियां थी। और याज्ञवल्क्य थे, इनकी भी 2 पत्नियां थी। तो कहने का मतलब यहाँ बहुपत्नी प्रथा दिखने लगेगा उत्तर वैदिक कालीन समाज में। और ऐतरेय ब्राह्मण में ऐसा कहा गया है, उत्तर वैदिक कालीन समाज है, इस पार्ट वाला उत्तर वैदिक कालीन समाज है, ठीक है। तो ऐतरेय ब्राह्मण में ऐसा कहा गया है कि एक पुरुष की अनेक पत्नियां हो सकती है, क्या? परंतु एक स्त्री के अनेक पति नहीं हो सकते हैं। तो देख रहे हो क्यों नहीं हो सकते हैं? जब पुरुष के हो सकते हैं तो पत्नी के भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। कौन कह रहा है? तो ऐतरेय ब्राह्मण कह रहा है, यानी कि पुरुषों को वरीयता दी जा रही है। समझ में आया? तो इन्हीं सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, तुलना करना है। और स्पष्टता आपको नजर आ रहा है कि समाज में स्त्रियों की स्थिति गिरने लगी है। किसके तुलना में? ऋग्वैदिक कालीन समाज के तुलना में। अब देखिए, फिर देखिए ऋग्वैदिक समाज को खान पान के स्तर पर देखते हैं। तो खान पान में क्या था? यहाँ पर शाकाहारी भी था और मांसाहारी भी था भोजन। और उत्तर वैदिक कालीन समाज के खान पान अगर आप देखोगे तो यहाँ भी शाकाहारी भोजन होगा और मांसाहारी भोजन होगा। लेकिन एक चीज़ याद कर लेना कि नमक, मछली और चावल की जानकारी यहाँ हो गई थी और यहाँ पर नहीं थी। यहाँ पर क्या थी? नहीं थी। इस बात को जरूर याद रखना कि ऋग्वैदिक कालीन लोग नमक से, मछली और चावल से परिचित नहीं थे, लेकिन यहाँ पर हो गए थे, ठीक है ना, उत्तर वैदिक कालीन लोग। अब देखो वस्त्र में क्या है? तो सेम है, वही ऋग्वैदिक कालीन में वस्त्र में क्या? नीवी, ठीक है, अधिवासस वासस पहनते थे, यहाँ भी वही पहनेंगे। तो सेम। आभूषण में भी सेम लिख लेना, निष्क याद रखना, कर्ण शोभनम याद रखना, कुरीर। तो यहाँ भी क्या करते थे? वही सेम। तो इसको आप याद करोगे तो सेम। तो कभी भी आएगा कि ऋग्वैदिक कालीन समाज और उत्तर वैदिक कालीन समाज में निरंतरता और परिवर्तन के तत्व को उद्घाटित करे अथवा प्रकाश डाले, तो आप आराम से लिख लेंगे कि क्या क्या एज इट इज रह गया और किस किस चीज़ में चेंजिंग आया है, ठीक है। तो बस आपको ये देखना है कि हम अपने कैसे कंसेप्ट को बोल्ड करें। तो सारी चीज़ें मैं आपको लिख डाली हूँ, बस अंतर के तत्व आपको करने आना चाहिए। अब देखो, मनोरंजन के साधन सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मनोरंजन के साधन सेम। नृत्य, गायन, वीणा वादन सब कुछ यहाँ भी है ऋग्वैदिक कालीन समाज में भी, और यहाँ भी है। और यहाँ के भी लोग जुआ खेलते हैं, यहाँ भी लोग जुआ, ध्रुत क्रीड़ा से ये भी परिचित है, ये भी परिचित है, नृत्य, डांस सब कुछ से ये भी परिचित है, और उत्तर वैदिक कालीन लोग भी परिचित है। तो सेम है, ठीक है। अब देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कुछ जान लो कि मैत्रायणी उपनिषद में नट का उल्लेख मिलता है, नट का उल्लेख मिलता है, और इससे नाटक विद्या के प्रचलन का साक्ष्य मिलता है। तो अभी जस्ट बताई भी थी कि वैदिक कालीन में जो लोग थे, समाज था, उसमें नाट्य विद्या का प्रचलन कहाँ था? तो कहाँ से पता चला है? तो मैत्रायणी उपनिषद में, ठीक है, मैत्रायणी उपनिषद में। दूसरा, वार्ष्णेय संहिता में आपको तो पता ही चल गया होगा कि अभिनेता के संदर्भ में, यानी कि अभिनेता के लिए शैलुष शब्द का क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। और तीसरा, बड़े बड़े उत्सवों पर वीणा वादन किया जाता, माने वीणा बजाने का काम भी होता था, यानी कि वीणा वाद्य जो था वो प्रचलन में था। राजा की प्रधान रानी महिषी कहलाती थी। क्या कहलाती थी? महिषी कहलाती थी। और उत्तर वैदिक कालीन समाज में इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा। जब राजनीतिक जीवन पद्धति बता रही थी तो 12 रत्निन बताई थी, और 12 रत्निन में एक
महिषी भी थी, और यही महिषी कौन थी? राजा के प्रधान रानी थी, और ये जाती थी राजा के साथ युद्ध में भी जाती थी। ठीक है। बृहदारण्यक उपनिषद में विदुषी पुत्री को जन्म की कामना की गई है। बृहदारण्यक उपनिषद है, इसमें क्या कभी कभी पूछ लेता है कि किस उपनिषद में विदुषी पुत्र की जन्म की कामना की गई है, तो अगर याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। विदुषी पुत्र के कुछ लोग नेट जीआरएफ भी मतलब एग्जाम देना चाहते हैं, तो उनके लिए काफ़ी डीप में जाना होता है, तो इसलिए उनके लिए भी है ये, उनको फायदा हो जाएगा यहाँ से। तो बृहदारण्यक उपनिषद में विदुषी पुत्री के जन्म की कामना की गई है। और शतपथ ब्राह्मण में पत्नी के लिए अर्धांगिनी शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है। देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं कि ऋग्वैदिक कालीन समाज में पत्नी को लक्ष्मी के रूप में देखा गया है, यानी कि घर के सर्वे सर्वा लक्ष्मी ही है, सब कुछ आप ही है। लेकिन उत्तर वैदिक कालीन समाज में अब अर्धांगिनी हो गई है, यानी कि पुरुष के आधा रह गई है। ठीक है ना, अर्धांगिनी है। तो थोड़ा सा यहाँ स्थिति में गिरावट आई, वहाँ लक्ष्मी है और यहाँ पर अर्धांगिनी बन रही है। ठीक है ना। लेकिन ये आपसे पूछा जाएगा कि शतपथ ब्राह्मण में तो किस ग्रंथ में चर्चा की गई है? तो शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को या पत्नी के लिए अर्धांगिनी शब्द का प्रयोग किया गया है। अब देखो, उत्तर वैदिक कालीन समाज 4 वर्ण जो था, इसको सेपरेट थोड़ा जान लो फटाफट, क्योंकि कभी भी आपसे पूछा जाए तो फटाफट बताओ। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, ये वर्ण व्यवस्था स्थापित हो गया था उत्तर वैदिक कालीन समाज में। तो ब्राह्मण को देखते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण का जो था, यज्ञ का अनुष्ठान बढ़ जाने से काफ़ी यज्ञ होने लगा था। ब्राह्मणों की शक्तियों में क्या हो गई थी? वृद्धि थी। शुरू में क्या था ना कि ब्राह्मण 16 प्रकार के पुरोहितों में एक पुरोहित हुआ करता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे ब्राह्मण यज्ञ क्रियाविधि को अपना लेने से, यानी यज्ञ काम को कराने की वजह से ब्राह्मण को वैदिक ग्रंथों में अदाई यानी कि दान लेने वाला बोला गया, तथा सोमापाई एवं इच्छा अनुसार भ्रमण करने वाले कहा गया है। अर्थात ब्राह्मण की स्थिति बढ़ जाती है यज्ञ क्रियाकलापों को कराने से, अपनाने से, पूजा पाठ के अनुष्ठान कराने से ब्राह्मण की स्थिति काफी बढ़ जाती है। अब देखो, क्षत्रिय क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है क्षेत्र पर अधिकार करने वाला। ठीक है, क्षेत्र पे अधिकार करने वाला, क्षेत्र की रक्षा करने वाला। तो उत्तर वैदिक काल में लोहे, ठीक है ना, के युद्ध शास्त्रों के कारण क्षत्रियों की प्रतिष्ठा में क्या हुई थी? वृद्धि हो गई थी। और क्षत्रिय या राजा, ठीक है, भूमि के स्वामी होते थे। भूमि के कौन स्वामी होता था वैदिक काल में? तो राजा। राजा किस मतलब वर्ण से आते थे? प्रायः क्षत्रिय वर्ण से आते थे, और वे देश की रक्षा के लिए युद्ध करते थे। क्या करते थे? देश की रक्षा के लिए युद्ध करते थे, तथा प्रजा से कर लेते थे। भाई, जब प्रजा की सुरक्षा करेगा तो सुरक्षा के बदले में तो टैक्स लिया जाएगा ना, तो क्षत्रिय द्वारा कर लिया जाता था। और ऐतर्य ब्राह्मण तथा काठक संहिता में, ये जरूर याद रखिएगा, ऐतर्य ब्राह्मण और काठक संहिता में के अनुसार क्षत्रिय ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। तो इसको लेकर क्षत्रिय और ब्राह्मण में कभी कभी लड़ाइयाँ भी हुआ करती थी। क्षत्रिय द्वारा बोला जाता था कि हम श्रेष्ठ है, ब्राह्मण द्वारा हम श्रेष्ठ है। तो आपको जब कहना होगा, तो चूंकि दोनों ही बराबर, एक क्षेत्र की रक्षा कर रहा है, एक पूजा पाठ करा रहा है, संस्कार डेवलप कर रहा है, लेकिन आपस में लड़ जाते थे। और कैसे श्रेष्ठता के लिए लड़ाई की मतलब बात स्थापित होती है? तो ऐतर्य ब्राह्मण तथा काठक संहिता के अनुसार क्षत्रिय ब्राह्मण से अपने आप को श्रेष्ठ कहते थे। समझ गए? अब देखो, वैश्य क्या था? तो वैश्य उत्तर वैदिक काल में जो वैश्य को अनस्य बलिकृत कहा गया है। ठीक है, यह एकमात्र ऐसा वर्ग था जो उत्पादन के साथ कर भी अदायगी करता था। अनस्य बलिकृत, समझ गया ना? तो कभी भी पूछा जाता है कि अनस्य बलिकृत किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो वैश्य के लिए हुआ है। यह एकमात्र ऐसा वर्ग था, तो इसी का काम था उत्पादन करना, अन्न उगाना, के साथ साथ कर भी अदायगी करता था। क्या देता था? यही एक कर देता था, ब्राह्मण नहीं देते थे, क्योंकि क्षत्रिय तो कर असूलते ही थे और शूद्र द्वारा कर नहीं लिया जाता था। तो मात्र एक वर्ग जो था उस समय वैश्य क्या करता था? कर देता था। और शूद्र वर्ण की चर्चा सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल में की गई है, बिल्कुल ही की गई है, के पुरुष सूक्त में हुई है। और ये पूछा जाता है कि शूद्र शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है पहली बार? ऑप्शन दे देता है, तो ऋग्वेद देगा, ऋग्वेद दे देगा, उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ का नाम दे देगा आपको,
कुछ भी दे देगा उसमें। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ बहुत सारे हैं, तो याद रखिएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद के 10वें मंडल, 10वें मंडल के क्या है, पुरुष सूक्त, और उसी पुरुष सूक्त से 4 वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है, जहाँ पर पहली बार शूद्र शब्द का प्रयोग हुआ है। और शूद्र उसे कहा गया है जिसे किसी भी समय कार्य करने के लिए बाध्य किया जाए। शूद्रों को तीनों वर्णों का सेवक भी कहा गया है। अनस्य प्रेष्य, तो ये पूछा जाएगा, अनस्य प्रेष्य मतलब सेवक, कि किस ऋग्वैदिक कालीन समाज में किस वर्ण को अनस्य प्रेष्य बोला गया है, या वैदिक कालीन समाज में किस वर्ण को अनस्य प्रेष्य बोला गया। वैदिक ही पूछेगा प्रायः, या उत्तर वैदिक पूछेगा, ऋग्वैदिक नहीं पूछेगा, क्योंकि ऋग्वैदिक कालीन समाज कर्म आधारित था। तो उत्तर वैदिक कालीन समाज में सेवक कहा गया है, किसको कहा गया है, तो शूद्र को कहा गया है। कभी भी इनको काम करने के लिए बाध्य कर दिया जाता था, अर्थात इनका अपना कोई जीवन नहीं था, ये इनको दूसरे के अनुसार चलना होता था। तो मैं आप लोगों को ऋग्वैदिक कालीन समाज और उत्तर वैदिक कालीन समाज को अंतर करते हुए बताई हूँ। परिवार के स्तर पर, वर्ण व्यवस्था के स्तर पर, स्त्रियों की स्थिति के स्तर पर, मनोरंजन, खान पान के स्तर पर आपको करा दिया गया है, और इसे आप जरूर प्रैक्टिस करना, आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर द वीडियो। हैव यू नाइस डे।